तो आज हम पुरुषों में होने वाली कुछ आम लेकिन अक्सर जिन पर बात नहीं होती उन सेक्स समस्याओं पर बात करेंगे। जी। हमारे पास 2025 का कुछ नया रिसर्च है, WHO, मेयो क्लिनिक जैसी जो जानी मानी जगह हैं वहां से जानकारी है, कुछ लेख भी हैं। कोशिश ये है कि इन दिक्कतों की वजह, लक्षण और जो भी समाधान है उनको थोड़ी सहज भाषा में समझें। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है मतलब कि ये चीजें सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की रिपोर्ट है, वो एक चौंकाने वाली बात बताती है। क्या? कि 40 की उम्र के बाद दुनिया भर में 30% से ज्यादा पुरुष, आप सोचिए, किसी न किसी यौन समस्या से जूझ रहे हैं। 30%? हाँ, और भारत में तो डायबिटीज और स्ट्रेस के मामले इतने बढ़ रहे हैं कि ये आंकड़ा 40% तक पहुंच सकता है। 40%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? और ये सिर्फ सेक्स लाइफ की बात नहीं है, ये दिल की सेहत जैसी गंभीर चीजों का भी इशारा हो सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर तो असर पड़ता ही है। सही कहा। हम ज्यादातर सुनते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब ईडी, या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पीई, और लो लिबिडो यानी इच्छा में कमी। यही मुख्य हैं। हाँ, ये काफी आम है। वैसे इन्हें मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ओके। पहली है डिजायर मतलब इच्छा की कमी, करीब 7.5% पुरुष इससे प्रभावित है। दूसरी है अराउजल यानी उत्तेजना पाने या बनाए रखने में दिक्कत, इसमें ईडी सबसे कॉमन है। ईडी इसी में आता है। हाँ, करीब 24.2% पुरुषों को है ये, और 40 से 70 साल की उम्र के बीच तो ये आंकड़ा 52% तक चला जाता है, आधा लगभग। जी। तीसरी कैटेगरी ऑर्गेज्म से जुड़ी है, जैसे पीई, ये करीब 5.2% पुरुषों में है। अच्छा। और चौथी है पेन मतलब सेक्स के दौरान दर्द होना। अच्छा। और 2025 का जो शोध है वो कहता है कि लगभग 31% पुरुषों में इनमें से कोई ना कोई एक समस्या तो है ही। 31%? ये तो काफी फैला हुआ है मतलब। तो ये तो हुए प्रकार। सर ये बताइए कि इनके पीछे वजहें क्या हैं? क्या ज्यादातर शारीरिक होती हैं? देखिए, शारीरिक कारणों का रोल तो बहुत बड़ा है, जैसे दिल की बीमारियां और डायबिटीज तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। हाँ, सुना है मैंने। ये ईडी का खतरा समझिए 50% तक बढ़ा देती है, और भारत में तो करीब 40% ईडी के मामले डायबिटीज से ही जुड़े हैं। फिर मोटापा है, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम कर सकता है जिससे दिक्कतें आती हैं। 40 की उम्र के बाद वैसे भी करीब 20% पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, वो भी एक वजह है। कुछ दवाएं हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह, और हाँ, स्मोकिंग, धूम्रपान, ये भी जिम्मेदार है। स्मोकिंग भी कितना असर डालती है? स्टडीज बताती हैं कि धूम्रपान ईडी का खतरा 40% तक बढ़ा सकता है। बाप रे, 40%? मतलब सिर्फ उम्र नहीं, हमारी जो रोज की आदतें हैं, हेल्थ कंडीशंस हैं, वो सीधे असर डालती हैं। बिल्कुल। अच्छा, मानसिक कारणों का कितना रोल है इसमें? मानसिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी। ये अकेले ही मानकर चलिए 20 से 40% ईडी मामलों के पीछे हो सकते हैं। इतना ज्यादा? जी। डिप्रेशन है, रिश्तों में तनाव है, ये सब भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। और लाइफस्टाइल, उसको तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, जैसे आपने कहा मोटापा। हाँ, मोटापा लगभग 4 तरह की यौन समस्याओं को बढ़ा सकता है, और एक्सरसाइज की कमी वो भी एक बड़ा कारण है। ठीक है, तो अगर किसी को शक हो रहा है कि शायद उन्हें यह समस्या हो सकती है, तो वो किन लक्षणों पर ध्यान दें, मतलब क्या चीजें नोटिस करें? देखिए, ईडी में तो साफ है, इरेक्शन पाने में या उसे बनाए रखने में लगातार मुश्किल होना, साथ में थकान महसूस होना भी आम है। पीए में क्या होता है कि अक्सर 1 मिनट के अंदर ही, मतलब बहुत जल्दी, अनियंत्रित स्खलन हो जाता है और फिर उसको लेकर चिंता बनी रहती है। कंट्रोल की कमी। हाँ, कंट्रोल की कमी। और लो लिबिडो में बस यौन इच्छा में कमी महसूस होती है, थकान रहती है, मूड में बदलाव आ सकते हैं। ओके। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर इनमें से कोई भी लक्षण 3 महीने से ज्यादा समय तक लगातार बना रहे तो प्लीज डॉक्टर से मिलें, शर्माएं नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि डॉक्टर से सलाह लें। ये सब सुनने में थोड़ा चिंताजनक लग सकता है, पर क्या इनके लिए क्या समाधान है, इलाज है? हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इलाज के कई असरदार तरीके मौजूद हैं। जैसे दवाएं हैं। ईडी के लिए सिल्डेनाफिल, आपने वाइग्रा का नाम सुना होगा, वो लगभग 80% मामलों में काम करती हैं। 80%? हाँ, काफी प्रभावी है। हाँ,
पीई के लिए SSRIs होती हैं। ये असल में मूड और एंजाइटी कंट्रोल करने वाली दवाएं हैं, पर पीई में भी मदद करती हैं। करीब 70% प्रभावी हैं। अच्छा। हाँ, और लो लिबिडो के लिए टेस्टोस्टेरोन थेरेपी होती है। वो भी करीब 60% तक असरदार हो सकती है। ये तो हुई दवाएं, और दवाओं के अलावा थेरेपी भी बहुत कारगर है, खासकर तब जब कारण मानसिक हो। जैसे सेक्स थेरेपी है, उसमें CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। हाँ, CBT के बारे में सुना है। हाँ, ये सोच और व्यवहार के पैटर्न बदलने में मदद करती है, और ये 70% तक प्रभावी हो सकती है यौन समस्याओं में। फिर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, उनसे ED में 40% तक सुधार देखा गया है। एक्सरसाइज से भी? जी, और लाइफस्टाइल बदलाव, वो तो सबसे जरूरी है। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, खासकर योग से ED में 50% तक सुधार हो सकता है। योग से 50%? वाह। हाँ, और स्ट्रेस कम करना। फिर 2025 में कुछ नए विकल्प भी आ रहे हैं, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपी है, और टेलीमेडिसिन तो आजकल बहुत चल रहा है। हाँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन। बिल्कुल, करीब 70% पुरुष आजकल सलाह लेने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 70 से 80% मामलों में सफलतापूर्वक इलाज संभव है। ये जानना कि 70-80% मामलों में इलाज हो सकता है, ये वाकई बहुत राहत की बात है। अच्छा, क्या इन समस्याओं से बचने के लिए भी कुछ किया जा सकता है? मतलब रोकथाम? हाँ, निश्चित रूप से रोकथाम पर ध्यान देना तो बहुत ही जरूरी है। क्या करें उसके लिए? वही चीजें जो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी हैं, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ये ED का रिस्क 40% तक कम कर सकते हैं। 40%? हाँ, स्ट्रेस मैनेज करना सीखें, जो भी तरीका काम करे, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहें, और स्मोकिंग प्लीज छोड़ दें। स्मोकिंग छोड़ने से कितना फर्क पड़ता है? आपको हैरानी होगी, स्टडीज बताती हैं कि स्मोकिंग छोड़ने के सिर्फ 6 महीने के अंदर ही 30% पुरुषों में ED में सुधार देखा जा सकता है। 6 महीने में? ये तो बहुत मोटिवेटिंग है ना? तो लाइफस्टाइल में सही बदलाव लाकर आप मानकर चलिए 50 से 70% यौन समस्याओं को टाला जा सकता है। 50 से 70%? मतलब बचाव काफी हद तक मुमकिन है। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात यह है कि पुरुषों में यौन समस्याएं हाँ आम है, लेकिन शर्म या झिझक में रहने की जरूरत नहीं है। सही समय पर मदद लेना जरूरी है। एकदम सही। और अच्छी खबर यह है कि जैसा आपने बताया, 70-80% मामलों को दवाओं से, थेरेपी से, और सबसे जरूरी जीवन शैली में बदलाव करके सफलतापूर्वक संभाला जा सकता है। बिल्कुल। और 2025 में टेलीमेडिसिन जैसे जो विकल्प हैं, उनसे सलाह लेना और भी आसान हो गया है। हाँ, ये तो है। अंत में बस एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं हम सब के लिए, ये जानना कि जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव भी हमारे यौन स्वास्थ्य और ओवरऑल वेलबींग पर इतना बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकते हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल। तो सवाल ये है कि स्वस्थ जीवन शैली का कौन सा एक पहलू है जो किसी के लिए सबसे ज्यादा मायने रख सकता है या पहला कदम हो सकता है? इस पर सोचना चाहिए।